चलिए, आप सभी का स्वागत है इस एमकेएस एजुकेशन हब के शैक्षिक मंच पर। और हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो अभी क्वेश्चन था जो है आपका, हाल ही में कौन सा किस महाद्वीप में गर्मी ने पिछले 500 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। तो अगर इस तरह से बात आए, आप लोग देख रहे हैं, गर्मी की बात करें, गर्मी नहीं बल्कि इसमें आपका बारिश का मौसम है, वर्षा नहीं, वो आपका यूरोप है। और आप लोग देख रहे हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं हो रही है। और यही देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं आपका, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, तो जो यूरोपीय देश है, यहाँ पे देखा जाए तो अभी आप लोग ये पहले पढ़े थे कि गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, यहाँ की जो कई नदियाँ हैं बिल्कुल सूख चुकी हैं। जो कि यूरोप में आप लोग पता है कि आप लोग पो नदी पढ़े, राइन नदी पढ़ा आप लोगों ने। आप लोग राइन नदी देखेंगे, पो नदी देखेंगे, और आपकी एक नदी और देखने मिलती है, उसका नाम तो प्रेजेंट टाइम में नहीं याद आ रहा है। तो आपकी जो राइन नदी थी, आपकी जो यातायात है, जो जलीय यातायात जिसके माध्यम से आपके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसका जलस्तर इतना गिर गया कि इस नदी में सिर्फ आपके पिछले हिस्से में 1 मीटर गहराई का पानी बचा है, जिससे कि आपका जिसके कारण आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और इसी कारण ये चर्चा में है। और वहाँ पे जो बारिश का रिकॉर्ड है, इसके 500 साल पहले ऐसी घटना देखने को मिली थी, और पुनः यह कंडीशन अब जाके देखने मिल रही है। तो यह कंडीशन है, हमने आपको बताया था। अगर हम राइन की बात करें तो हमने आपको बताया यूरोपीय देशों से संबंधित है। और उसके साथ साथ ही हमने इसके पहले आपको पो नदी पढ़ाया था, पो नदी पढ़ाया था। और पो नदी का हमने आपको बताया था इटली को लेकर के। आप यूरोपीय देश में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इटली भी मिलेगा। और इसको हमने इटली से संबंधित करके आपको बताया था। और वहाँ पे एक झील सूखने को लेकर मैंने बताया था। और झील का सूखने का कारण क्या था कि जो पो नदी है, इसके जल स्तर को बढ़ाने के लिए पो नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे आपकी झील थी वह जो है सूखने के कारण क्या थी, उसका जल स्तर काफी गिरा था। उस झील का नाम क्या था, बता दीजिए। हमने इसको इटली से संबंधित करके बताया था। इटली की वह कौन सी झील थी जिसका जो सूखने के कारण से उसका जल स्तर काफी गिर गया था, और वह पानी जो है आपके पो नदी में छोड़ा गया था, क्योंकि चावल की खेती के लिए जो आपकी पो नदी है इटली में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वह आपकी थी गार्डा लेक। गार्डा लेक, गार्डा लेक की हालत, गार्डा लेक सूखा क्यों? क्योंकि आपके पो नदी का जो जलस्तर था वो काफी गिर गया, और जो है पो नदी आपकी फैली है, और वहाँ पे चावल की खेती के लिए जिम्मेदार है। इसी का यूज किया जाता है, और इसी के जलस्तर को बनाए रखने के लिए जो सिंचाई हो सके, जिससे वहाँ पे गार्डन लेक का पानी जो है इस पो नदी में यूज किया गया। और आप लोग इतना जानिए जो है वर्तमान में जो यूरोप है वह वर्षा के इस रास्ते में आपके, अगर हम चाइना की बात करें, आपका चाइना भी इसी दौर से गुजर रहा है। चाइना में भी 20-30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और चाइना आपका वर्तमान में यह भी कर रहा है कि वह तमाम फैक्ट्रियों को बंद कर रहा है, और उसके साथ ही साथ उसको जहाँ पर भी बादल दिख रहा है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम लोग बारिश कराने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कर दें, कृत्रिम वर्षा से हम कहें, या आप लोग जो है जब मतदान करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक स्याही लगाई जाती है आपके नाखून पर, जो छूटती नहीं है। वह क्या रहता है? कृत्रिम वर्षा की बात करें, और आवाज मिल रही हो तो बताने का प्रयास करिए। आप ये लोग ये क्वेश्चन कई बार पढ़े हैं। आवाज मिल रही है। चलिए, अगर हम बात करें कृत्रिम वर्षा के लिए, तो आपका आता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। वहीं पर अगर मैं बात करूं, आपका जो होता है नाखून में जो स्याही लगाई जाती है, वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट। तो जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो चाइना है जहाँ पर भी उसको आसमान में पानी वाले फसल दिखते हैं, उसके ऊपर वह जो है सिल्वर आयोडाइड के गैस का, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर करके वहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास कर रहा है। और कारण क्या है? यही है। उसके साथ साथ ही अमेरिका में भी कुछ यही हालत है। वहाँ भी कई नदियों का जलस्तर गिरा है, कई झीलें सूख रही हैं। यानी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे औद्योगिक विकास चरम सीमा पर है, वहाँ पे यह कंडीशन देखने को मिल रही है। उसी कंडीशन में भारत भी आपका कहीं छूटा नहीं है, और भारत में भी यह कंडीशन बनी है। भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं कि आपके सूखा की कंडीशन बनी है। कुछ राज्यों में बारिश हो रही है, कुछ राज्य भी इसी तरह से पड़े हैं। कल ही चर्चा हुई थी, आप लोग बता दीजिए कि मिस यूनिवर्स में तीन भारतीय अब तक मिस यूनिवर्स बन चुके हैं। उनका नाम बता दीजिए। तीन भारतीय अब तक मिस यूनिवर्स का खिताब पा चुकी हैं। उनका नाम बता दीजिए। सबसे पहले अगर बात करें, प्रथम भारतीय जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, और वर्तमान में 2022 की मिस यूनिवर्स कौन है? भारत में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या की बात, आपसे प्रथम की बात करें तो सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन। अगर आपके 2022 की बात करें, 2022 में किसने जीता? तो हरनाथ। अगर आपसे जो आपके बीच में तीसरी महिला थी, वो आपकी लारा दत्ता है। लारा दत्ता। ये आपके जीतने वाली तीन भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने इसका खिताब जीता। और इसमें विशेष करके आप लोग इतना याद रखिए, जो हरनाथ सिंधु हैं, आपकी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अभी यहीं पर एक आपका था जो है दीवा करके, अभी आप लोगों को कल परसों पढ़ा था। दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो उसके लिए थी दीविता राय, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। दीविता राय। चलिए, अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने किस देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया? ये आप लोग पीछे का क्वेश्चन सब है। अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंह के द्वारा किस
देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो हमने यहाँ पे बताया था आपको पराग्वे। पराग्वे कहाँ पे है? आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और उसी पराग्वे में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। और आपको बताया था पराग्वे हो गया, लिवेलिया हो गया, ये आपके दोनों लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं पर अगर हम दक्षिण अफ्रीका में बात जाएं, अच्छा जो दक्षिण अफ्रीका के आप वहाँ देखते हैं कॉफी के बगानों को क्या कहते हैं? खूब क्वेश्चन पूछता है। दक्षिण अफ्रीका के जो कॉफी के बगान हैं उनको क्या कहते हैं? डीके जी, पायल जी, बताने का प्रयास करिए। दक्षिण अफ्रीका में जो कॉफी के बगान है उसको क्या कहते हैं? एजेंडा। एजेंडा कहते हैं। एजेंडा। जो वहाँ पे कॉफी के बगान है उसको फजेंडा के नाम जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में ही आपका देखने मिलता है ब्राज़ील। और उसी ब्राज़ील में आपको देखने मिलता है अमेजन। अमेजन नदी देखने मिलती है, जो अफवाह के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी और सबसे लंबी में अंतर होता है। बड़ी, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी, अगर बड़ी की बात करें तो वहाँ पे उसकी अपवाह क्षेत्र से बात होता है। वह कितने आयतन पानी को लेकर बह रही है इससे मतलब होता है। लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो आपकी नदी कितनी लंबी है। अगर वहीं पर मैं उसकी बात करूँ सबसे बड़ी की, तो वहाँ पे आपकी अमेजन नदी आती है जो कि ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील में बहती है। अगर वहीं पर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आपकी नील नदी होती है। नील नदी की बात करें, आपके साउथ अफ्रीका में विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। आपसे पूछता है नील नदी का उद्गम, तो आपकी विक्टोरिया झील है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोग बताते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो विक्टोरिया झील हो गया और आपका सुपीरियर झील, यही लोग कंफ्यूजन होते हैं। जो आपकी विक्टोरिया झील है वह दक्षिण साउथ अफ्रीका में है, वहाँ से नील नदी निकलती है। लेकिन वहीं पर जो आपकी विक्टोरिया झील है वह आपकी अमेरिका में पड़ती है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, जो विक्टोरिया झील है निम्न किन दो राज्यों की, किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो आपका दे देता है जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका, अरे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सीमा पर। आपका दे देगा उत्तरी अमेरिका, कनाडा की सीमा पर। इस तरह से कई देशों की सीमा को दे देता है। तो आप लोग जानिए कि जो आपकी कैस्पियन सागर, वो है सुपीरियर झील है, वह आपकी पूर्णतः दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर हम बात करें, आपके कनाडा है बॉर्डर है, यहाँ पे आपको चार, तीन चार आपको झीलें देखने को मिलती है जो उसके बॉर्डर पे स्थित हैं। तो अगर हम सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील कुछ इस तरह से फैली है, यानी कि इसका कुछ भाग, यानी कि बहुत कम आपके कनाडा में है, और जबकि इसका मैक्सिमम भाग नॉर्थ अमेरिका में है। अर्थात जब आप देखते हैं जब किसी भी चीज का मैक्सिमम भाग जिस क्षेत्र में होता है तो उसी देश के नाम से हम जानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो आपकी सुपीरियर झील है ये आपके उत्तरी अमेरिका में है। लेकिन अगर वहां से क्वेश्चन पूछे तो आपका यह बॉर्डर पे है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के। चलिए। हाँ, अब आप लोग थोड़ा सा बताइए। हम चलते हैं, यहाँ पे जागृति की बात हो रही थी तो हमने विचार ही बनाया था जीके से संबंधित। तो आप लोग बता दीजिए, जो भारत है, भारत की अगर हम स्थिति को देखें तो आपका भारत जो है कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। आपका भारत जो है कुछ यहाँ पर
देखने को मिलता है। अगर आपसे नक्शा भाई छोटे में कितना अच्छा बनेगा, तो जहाँ विशेष रूप से जो भारत की स्थिति है यही है, तो आपसे पूछता है भारत की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उसके साथ ही अगर भारत की स्थिति पूछे तो भारत आपके कहाँ पे पड़ता है, भारत की स्थिति क्या है, तो भारत आपके उत्तर पूर्व में पड़ता है। भारत उत्तर पूर्व पड़ता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, विस्तार आप लोग बता दीजिए, विस्तार बता दीजिए। माइक ऑन करिए भाई आप लोग। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप लोग बताने का प्रयास करिए। इसकी विस्तार बताइए, इसकी लंबाई को बताइए कि यहाँ पे लंबाई इसकी कितना है, इस तरह से लंबाई इसकी कितना है। हेलो। डीके जी, पायल जी, आप लोग माइक ऑन करिए। चलिए। अगर हम भारत की स्थिति की बात करते हैं, तो आपके उत्तर पूर्व में तो हो ही गया। उसके साथ ही साथ जो भारत का आपका देशांतरी विस्तार है, यानी कि कितनी लंबी देशांतर रेखा है, तो यहाँ पर आपके जो सुदूर बिंदु जो आपका आप लोग पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट, आपके भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे आपको कहीं म्यांमार मिलता है और वहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट में आपका इंदिरा पॉइंट है। और वहीं पर अगर इंदिरा काल की बात करें जो आपके लद्दाख में वर्तमान में पड़ता है, वह आपका 37 डिग्री 4 मिनट की बात करता है, आपके लद्दाख में है। उसी प्रकार आपसे अगर हम उसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो आपका 67 डिग्री 7 मिनट से आपके 97 डिग्री 4 मिनट तक, 97 डिग्री 4 मिनट तक फैला है। अक्षांशीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 4 मिनट। वहीं पर देशांतरीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट तक है। वहीं पर अगर स्थलीय की बात करें, जो आपका यहाँ पे तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है, वह आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। तो विशेष रूप से अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, आपकी जो देशांतर रेखा है, सब इस अगर हम इसके पूरब पश्चिम की बात करें, इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई आप लोग देखते हैं 32 14 32 14 किलोमीटर देखते हैं। और जबकि इसका आप लोग जो उत्तर दक्षिण की लंबाई है, ये आपका 29 33 किलोमीटर देखते हैं। 29 33 किलोमीटर देखते हैं। 29 33 किलोमीटर ये आपकी जिसका देशांतरी विस्तार है ये है, यानी कि उत्तर दक्षिण का विस्तार है 29 33 किलोमीटर। जबकि पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है 32 14 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है किस तरफ की लंबाई ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जो ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी है ये चपटी है, अर्थात जो है इस तरफ से लंबाई कम होगी। तो आपका जो सबसे कम लंबाई है इन दोनों में, वो आपका जो है उत्तर दक्षिण की होगी, जो ज़्यादा है वो पूर्व पश्चिम की होगी। ये हो गया। और यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो आपका 0 है देशांतर से, लेकिन वहीं पर अगर भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, तो उसके लिए आपका जो जो आपका देशांतर आता है वह कितना है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का जो मानक समय निर्धारित किया जाता है वह आपका
82.5 है। जो 82.5 देशांतर है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। आप लोग देखेंगे अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें तो आपका कुछ इस तरह से, और आप लोग देखते हैं मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका हो गया, और आप लोग देखते हैं जो भारत का 82.5 है, आपका 82.5 कुछ यहाँ से गुजरता है, और यहीं आपके इलाहाबाद नैनी पड़ता है। क्योंकि नैनी का नाम इसलिए जाता है क्योंकि आपके ब्रिटिश काल में यहीं पर व्यापार का केंद्र था, जबकि इसका जो 82.5 गुजरने का जो वास्तविक जगह है वो आपका मिर्जापुर है। मिर्जापुर से गुजरती है 82.5, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह आपके भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो कि भारत का मानक समय है। अच्छा, जब कोई भी आप लोगों ने देखा जो मानक समय होता है, जैसे अगर हम ग्लोब की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की बात करें, तो आप लोग वहाँ पे देखते हैं 0 अंश देशांतर है। जो 0 अंश देशांतर है आप लोग देखते हैं ठीक है पृथ्वी के बीचों बीच से छिड़ता हुआ जा रहा है, ठीक बीचों बीच में है। यानी कि जितना आपका समय घटे बढ़ेगा पूरब में, उतना जो है आपका पश्चिम में। उसी प्रकार से जो यहाँ पे 82.5 लिखा गया है, जो भारत का विस्तार है ठीक इसके बीच में लिया गया है, 82.5 अंश देशांतर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट जो बनता है यही बनता है, जो 82.5 अंश देशांतर है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? चलिए, आप लोग माइक ऑन करने के मूड में नहीं है तो बताते हैं। आपका है उत्तर प्रदेश, आपका आता है मध्य एमपी मध्य प्रदेश, आपका आता है छत्तीसगढ़, आपका आता है उड़ीसा, आपका आता है आंध्र प्रदेश एपी। जो आपका 82.5 है इन्हीं राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यह क्वेश्चन खूब पूछता है। और उसी को लेकर बात करें तो एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, जो आप लोग देखते हैं कि भारत से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, ना आपकी विषुवत रेखा भारत की गुजरती है और ना आपके मकर रेखा भारत की गुजरती है। सिर्फ एक रेखा गुजरती है, वह आपकी रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 अंश आपके दक्षिणी में, 23.5 अंश दक्षिण में जो रेखा है उसे कर्क रेखा के नाम जानते हैं। और यह भारत की किन किन राज्यों से होके गुजरती है? तो आपका ट्रिक आता है मिस्र पे गमछा झार, मिस्र पे गमछा झार। तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पहले ट्रिक के माध्यम देख लीजिए। मिस्र पे गमछा झार आपका मिजोरम हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है, नहीं मिजोरम नहीं बल्कि आपका मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा नहीं मिजोरम ही है, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो ये आपके इतने राज्य हैं, यहाँ से कर्क रेखा पे गुजरती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात, गुजरात के बाद पुणे से करती है राजस्थान को, राजस्थान से पुणे आती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से आपको अलग होकर बना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं आपको जाती है, बल्कि आपके बिहार से अलग होकर बना है झारखंड, झारखंड आपका, झारखंड से पुनः निकलती है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से पुनः निकलती है यहाँ पे आपका त्रिपुरा, और वहाँ पे लास्ट में मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा जाती है। और जबकि हमारे जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 अंश देशांतर है, तो यह जो है 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे जो हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, यह आपकी
देशांतर रेखा है कि अक्षांश रेखा है? बता दीजिए। जो कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, यह देशांतर रेखा है कि आपकी अक्षांश रेखा है? अक्षांश बताने का रेखा। प्रयास करिए। चलिए, जवाब आपका बिल्कुल सही है, ये आपकी अक्षांश रेखा है। चलिए, तो आप लोग इसको याद रखिए, 82.5 पे। हाँ, यहीं पर अगर हम बात करें आपके देशांतर की और यहाँ पे अक्षांश रेखा की बात हो रही है, तो आपको पता होगा, अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब को किस तरह से है कि आपकी देशांतर रेखा हो गई, और आपकी यह जो है, यहाँ पे सारी देशांतर रेखाएं होती हैं एक इस तरह से। यहाँ से आपको जो मानक समय है, आप देखते हैं कि 82.5 देशांतर पे आपका भारत का मानक समय है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय आपका जो 0 देशांतर से है। यहीं से आपका जो समय का निर्धारण होता है, जो आपकी घड़ियां होती हैं, जो मानक समय होता है, यही दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन खूब पूछता है कि जो मानक समय के लिए क्यों देशांतर रेखा को लेकर गणना किया जाता है। अब इसको लेकर बात करें, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, जो धरा है, वह इस तरह से नाचती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। अब जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है हमारी पृथ्वी, तो यानी कि आप लोग देखेंगे इस धुरी आपकी हो गई, यह धुरी हो गई, यानी कि यह इसी तरह से नाचेगी। अर्थात जो आपकी देशांतर रेखा है, यही आपकी परिवर्तित होती रहती है, इसी पे नाचती है धुरी पर। तो यहाँ से क्वेश्चन समय को लेकर बनता है और दूरी को लेकर बनता है। तो आप जान लीजिए, दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, इसी को गोरो के नाम से जानते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरो गोरो के नहीं गोरे के नाम से भी जानते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और यहीं पे जान लीजिए, दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 होती है। 111.32 की दूरी होती है। दो देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.32। देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? अगर वहीं पर मैं बात कर लूँ आपके देशांतर के बीच कितनी होती है, तो आप लोग बता दीजिए कि जो अक्षांश रेखा होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है। जो अक्षांश रेखा होती है, अगर आप लोग ग्लोब बनाए, ग्लोब आपका बनाए इस तरह से, और आप लोग देखते हैं कि इस तरह से आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो इन अक्षांशों के बीच दूरी कितना होती है, तो इसको भी जान लीजिए। दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है, इसी को जोन के नाम से जाना जाता है। और एक जोन का विस्तार कितना होता है? 111 किलोमीटर। एक जोन का विस्तार जो होता है वह 111 किलोमीटर लंबा होता है, और इसी को दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक कंफर्म हो गया, अक्षांश, देशांतर। और देशांतर को आप लोगों ने देखा कि गोरे के नाम से, जो कि 111.32 था, और वहीं पर अक्षांश की बात की तो आपका 111 किलोमीटर। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बात करने वाले थे समय को लेकर के, क्योंकि आप लोग देखते हैं जो भारत की समय है, आपके अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। अगर हम देखें ग्लोब की बात करें, यहाँ पे आपका 0 देशांतर है, यहीं पे आपकी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है। और जो भारत का मानक समय रेखा लिया गया है, आपका 82.5 है, 1/2 अंश देशांतर लिया गया है। अगर यहाँ से हम 82.5 की दूरी चलेंगे, और आपको पता होना चाहिए, जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि जो आपका एक देशांतर क्रॉस करने में जो सूर्य को समय लगता है,
आपको 4 मिनट का लगता है। 4 मिनट में जो पृथ्वी हमारी है एक देशांतर मूव कर जाती है। तो 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से आपको 1 घंटा में 15 देशांतर आपको घूम जाती है पृथ्वी। 1 घंटा में 1 हावर में 15 देशांतर, 1 हावर में 15 देशांतर, क्योंकि एक एक देशांतर को पार करने में आपका 4 मिनट का समय लगता है और इसलिए 15 चौके 60 यानी कि 1 घंटे के समय में आपकी जो पृथ्वी है वह जो है 15 देशांतर घूम पाती है। अब यहाँ पर 82 की बात है, तो आप लोग 82 में भाग करके देख लीजिए 15 से कितने घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पे निकटतम अगर समय हमने 15 से 75 का समय लें तो आपका आ जाएगा 5 घंटा में आपका कितना घूमेगी, आपका 75 देशांतर घूम जाएगी। अब यहाँ पे बचता है 7 देशांतर, तो 7 देशांतर घूमने में आपको 7 साढ़े 7 देशांतर बचता है और आपका 7.5 गुना करेंगे तो आपको 15 है, यानी कि यहाँ पे आधा घंटा का समय लगेगा 7.5 देशांतर घूमने में। 30 मिनट का समय लगेगा। अर्थात हम कहते हैं कि जो भारत का मानक समय है आपके अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा कैसे आया ये आप लोगों को पता चला कि नहीं चला? आप लोगों को निकालना हो तो इसको आप लोग निकाल पाएंगे कि नहीं, बता दीजिए। नहीं तो इसमें नहीं पुनः निकल। दूसरे तरीके से बताने का नहीं निकाल पाएंगे। चलिए दूसरा तरीका देखिए। ये तो हो गया जल्दी बताने वाला, तो देख लीजिए, क्योंकि बार बार तो पूछता है कॉन्सेप्ट कितना आगे कितना पीछे है, तो वैसे याद रखना कठिन, लेकिन यदि आपको जानकारी हो जाएगी कैसे निकालते हैं तब आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा। अब देखिए, आप लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी के जो आपकी घूर्णन चक्कर होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति पे ही आपका दिन रात निर्धारित है। घूर्णन गति पे आपका दिन रात होता है। तो पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाती है, इसमें कितना समय लेती है? अब आप लोग बताइए, तभी आपको आएगा। पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो कितने समय लगता है? पृथ्वी को अपने धुरी पर एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है, बताइए। 365 दिन। 365 मिनट। दिन। अरे भाई, अपने धुरी पे घूमने पर, मैं धुरी की बात कर रहा हूँ, नासिक परिक्रमा की बात कर रहा हूँ, परिभ्रमण गति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं धुरी की बात कर रहा हूँ, जिससे आपका दिन रात होता है। आपका होता है 24 घंटा, यही तो होता है। जी। 24 घंटा अपने धुरी पर, ये देखिए 24 घंटा है। 24 घंटे में वह अपनी धुरी पर कितना अंश घूम रही है? कितना अंश घूम रही है? 360 अंश। समझ लीजिए आप लोग। आपको जहां पर भी ना आए आप लोग तुरंत बोलिए, और आप लोग भी बताते चलिए, मैं सिर्फ इसको हल करूंगा, आप लोग बताते चलिए। देखिए, धरती जो अपने धुरी पर घूमना स्टार्ट की और वह एक चक्कर कितने समय में पूरा की? 24 घंटे में पूरा की। एक चक्कर 24 घंटे में पूरा की, और 24 घंटे में पूरा तो की, लेकिन वह कितने अंश का कोण बनाई? तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि यह तीन सौ तीन सौ साठ अंश साठ का कोण बना रहे। यहाँ तक कन्फर्म है? चौबीस जी। घंटे में 360 अंश। तब बताइए आवाज नहीं आ रही। हेलो। भाग करें 15 अंश।
हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। दीजिए डीके जी, हेलो। आवाज मिलने लगी पुनः। हाँ, आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 1 आवर में यहाँ पे 15 अंश घूम जा रही है। और आपको पता है कि जो देशांतर होता है, प्रत्येक अंश पे आपकी एक देशांतर लाइन होती है। यानी कि 1 घंटा पे यह 15 देशांतर लाइन को पार कर जा रहा है। 1 घंटा में 15 देशांतर लाइन को पार करें, क्योंकि जो आपकी देशांतर लाइन होती है, प्रत्येक अंश पे एक एक देशांतर लाइन खींचा जाता है। तो अगर देखेंगे, अगर हम घंटे को मिनट में चेंज कर दें, यानी कि 60 मिनट में कितनी देशांतर है? 15। अतः एक देशांतर अगर हम यहाँ से निकालें, एक देशांतर घूमने में ये आपके देखिए 15 अंश है। 4 मिनट। चाहे आप इसको देशांतर में चेंज कर लिए, क्योंकि आपकी प्रत्येक अंश पे एक देशांतर रेखा है। चाहे इसे 15 अंश करके, चाहे इसको में से देशांतर चेंज कर लेते हैं, 15 देशांतर कर लेते हैं। अब अगर हमने इसको चेंज कर लिया, घंटे को मिनट में कर लिया, यानी कि 15 देशांतर घूमने में 60 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर घूमने में कितने का समय लगेगा? तो हम 4 मिनट। 60/15 कर लेंगे, तो आपका आएगा 4 मिनट। अब तक जो हमने आपको निकाला था, यहीं से निकाला था, यहीं से मैंने आपको बता दिया। तो एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगा। यहाँ तक सभी लोग कंफर्म हैं? डीके जी, कुसुम जी, पायल जी, जी यहाँ तक सर। कंफर्म है आप लोग? तो अगर यहाँ तक कंफर्म है, आपका वीडियो ऑन है, तो जी। चलिए, अगर हम यहाँ से इन चाहें, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप, यदि आपका कंफर्म हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, उससे आपके जो भारत की मानक समय रेखा है, 82.82 1/2। भारत की मानक समय जो रेखा है, 82.82 देशांतर है। तो 82.82 को ना लेकर के अगर हम 82 का 75 ले लें, जिससे हमारी भाग आसानी से 15 से चले जाए। अब 15 में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ पूरे पूरे 1 घंटे को लेकर चलेंगे। हम यहाँ पर 4 से भी भाग कर सकते हैं, तभी आपकी बात वही आएगी। तो हम अगर 15 को लेकर चलें, 1 घंटे को लेकर चलें, 1 घंटे में 15 हो रहा है, तो 15 चौके 60/75, यानी कि 75 देशांतर। क्योंकि आपका 0 देशांतर यहाँ पे था, और आपकी यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा थी, आपका 82.82 देशांतर यहाँ पे है। तो आपने पढ़ा जो है कि हमारा जो है, अगर हम 0 अंश देशांतर से पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा समय बढ़ता है, और अगर हम वहीं पर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा समय घटता है। तो हम यहाँ से पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात हमारा समय बढ़ेगा। और यहाँ पर हम 82.82 देशांतर पे जाना है, तो हमने 15 से भाग किया, तो 15/75 अगर हम देखें 82.5। इसको हमने 2 भागों में तोड़ा, क्योंकि 15 से पूरा 82.5 भाग जाएगी नहीं। यहाँ पे हमने 75 ले लिया, और यहाँ पे प्लस 7.5 ले लिया। अब देखिए, 15/75, 75 में 15 से भाग देंगे तो आपका 5 घंटा आ गया, 5 आवर आ गया। और वहीं पर आपके 15 का आधा आता है 7.5, तो 7.5 मतलब 30 मिनट। 30 मिनट
अर्थात जो है तो भारत का मानक समय है वह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब आप लोगों का कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से आप लोग कंफर्म हुए, कैसे हम लोग निकालते हैं? बता दीजिए। हेलो, जी बता सर, दीजिए कंफर्म कैसे? हो गया। चलिए, अगर यहाँ से आपका कंफर्म हो गया तो कभी कभी आपसे पूछता है जो है कि दूरी पूछता है कि मानक समय रेखा से हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा पर खड़े हैं और ठीक उसी समय ठीक उसी समय मानक समय रेखा पर आपका इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि मानक समय रेखा पर एक जहाज खड़ा है और वह जहाज वहां से चलना प्रारंभ करता है और दूसरी जहाज जो कि 82.5 अंश 82.5 अंश देशांतर पर स्थित है और दोनों एक साथ चलना प्रारंभ की तो 82.5 अंश देशांतर कितने बजे वहां से चला होगा, या यहाँ से चले होंगे कोई एक मिड पॉइंट दे देगा, 54 डिग्री देशांतर दे देगा। तो कितने बजे आपका जो है 82.5 डिग्री देशांतर चला होगा, तो यहाँ से हमें समय निकालना होता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो 6 बजे, जब हम 0 अंश देशांतर पे थे, यहाँ पे आपके मॉर्निंग का 6 बज रहा था। या इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, 0 वर्ष देशांतर पर स्थित रेडियो स्टेशन से सुबह 6 बजे यह अनावरण किया गया कि जो है सभी जहाजें, पानी की जहाजें जहाँ पर है वहाँ रुक जाएं। तो उस समय 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित जहाज किस समय इस समाचार को सुनी होगी। यानी 0 अंश देशांतर से यह अनावरण किया गया, यह आपका इसका प्रसारण होता है कि जो भी पानी की जहाजें हैं जहाँ पे हैं वहीं पे रुक जाएं। तो 82.5, जब 82.5 डिग्री पर स्थित जहाज इसके प्रसारण को सुनती है तो वहाँ पर समय क्या होगा। यानी कि मैं शब्द तो नहीं बैठा पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन आप लोग जरूर मतलब इसका समझ गए होंगे। मतलब हमारा कहने का सिर्फ इतना है कि जब यहाँ 0 1 देशांतर से प्रसारण होता है और यहाँ पे भाई प्रसारण होगा, तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं, आप लोग रेडियो सुनते हैं, तो उसमें समय जो होता है वह नगण्य लगता है। नगण्य लगता है यानी कि यह जो है तो तत्काल यहाँ पे कोई बात कर रहा है, यहाँ पे सुन रहा है, समय नगण्य लगा। यहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है, 6 AM हो रहा है, तो यह जो 82.5 देशांतर पर आपकी जहाज है वह किस समय अपनी जहाज को यहाँ रोकेगा। तो आपको पता होना चाहिए, साढ़े हम यहाँ से 0 अंश देशांतर से 82 पूरब की तरफ बात कर रहे हैं, तो यानी कि प्लस होगा। 82.5 में हमने निकाला कि 5.5 घंटे का अंतर है, तो 6 में 5 घंटा जोड़ देंगे, 6 5 11, यानी कि 11 बजकर 30 मिनट हो रहा होगा जब आपके 82.5 देशांतर पर पानी की जहाज रुकेगी। कितना समय हो रहा होगा? 11 बजकर 30 मिनट का समय होगा जब पानी की जहाज 82.5 डिग्री देशांतर पर खड़ी हो जाएगी। और जबकि प्रसारण कब हुआ? 0 1 देशांतर से 6 AM। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, जब आपसे थोड़ा सा इसके बारे में जानना होता है उसको कि आपको पता है कि नहीं, तब इस तरह से क्वेश्चन पूछा तो इसको याद रखिए। और इसी तरह से यहाँ पे तो 82.5 हमने भारत के निरपेक्ष में लेकर बताया, आपसे किसी भी देशांतर को लेकर पूछ सकता है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक चीज विशेष करके रखिए, आपका जो ग्लोब होता है, जो यहाँ रेखा की बात करके विशेष करके अगर हम इसकी बात करें, आपकी देशांतर करें, तो का जब हम ये आपके 0 अंश देशांतर है, 0 देशांतर से बात करें, अगर हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो आपका टाइम जो है, टाइम में बढ़ते हैं तो समय हमारा घटता है। अगर जैसे हमने वहाँ पे बात किया, जहाज जो है 6 AM पे 0 1 देशांतर से
संचारण होता है, प्रसारण होता है या संवाद होता है। अगर हम 82.5 आपके पश्चिम की तरफ जाएं तो वही आपका समय घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर सुबह का 6 अगर बज रहा होगा 0 देशांतर पे, तो यहाँ पर भोर का 4, आपका 2, 2, 4, 6 और 1, 5, 6, यानी कि 12:30 आपका हो रहा होगा, सुबह का 12:30 AM हो रहा होगा, जब आपके 82.5 अंश आपके पूरब में, अगर हम बात करें पश्चिम में, अगर हम 82.5 देशांतर की बात करें, यहाँ पर की बात करें, तो वहाँ पर आपका 12:30 बज रहा होगा रात का, यानी कि आपका AM का समय होगा, पूर्वाह्न का समय होगा। और लेकिन अगर हम 0 पे देखेंगे तो वहाँ पे आपका 6 बज रहा होगा, तो यही अंतर होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगर हम इसके पूरब बढ़ेंगे तो आपका समय बढ़ता है, अगर वहीं पर हम पश्चिम जाते हैं तो समय हमारा घटता है। चलिए, इसकी बात हो गई। यहीं से अगर हम बात किए हैं भारत की, तो आप लोग देखते हैं जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि इस तरह से, अगर यहाँ से इसकी स्थिति को पूछता है किस तरह से है, आपको स्थिति इसकी इस तरह से बनती है, चतुष्कोणीय, चतुष्फलक से बनती है। तो आपसे कभी कभी पूछता है, और इसकी लंबाई की बात तो हमने कह ही दिया, और इसकी चौड़ाई की बात कर दिया। आप लोग इसको याद रखिए, 29, 33 और 29। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मैं आपसे बात कर लूँ, हाँ, अगर मैं आपसे हिस्ट्री से थोड़ा सा बात कर लूँ, तो हिस्ट्री में जैन धर्म से बात करूं तो जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? पहला वास्तविक माना जाता है किसे? जैन धर्म का पहला वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बता दीजिए। जैन धर्म का पहला वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन धर्म के अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें या प्रथम तीर्थंकर की बात करें, तो आपका नाम आता है ऋषभ देव। ऋषभ देव को आता है। और काफी जो कंफ्यूजन का क्वेश्चन यहाँ से होता है, जो हमको भी रहता है, प्रतीक चिन्ह की बात करता है, तो आप लोग दो ही हम लोग याद करते हैं, एक याद करते हैं बैल और एक याद करते हैं सिंह। तो यहाँ पे दो ही कंफ्यूजन बार बार बना रहता है, किसका प्रतीक चिन्ह सिंह है, किसका बैल है, क्योंकि अभी आप लोग जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो आपका नाम आता है महावीर। महावीर का नाम आता है। तो यहीं पे कंफ्यूजन रहता है, किसका जो है, किसका प्रतीक बैल है, किसका जो है सिंह है। तो हम बात करें, अगर बैल की बात करें तो आपके ऋषभ देव का, अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर इनका बैल है। अगर महावीर की बात करें, यहाँ पे देखिए महावीर जो बहुत वीर है, आप अगर दोनों की तुलना करें तो आपका सिंह जो है देखते हैं कि सब पे हमला कर देता है, और कहीं ना कहीं ये बड़े से बड़े हाथी को भी काबू में कर लेता है। तो महान कौन है? आपका सिंह है। तो महावीर का संबंध जो है सिंह से है। तो ठीक से बात करें सिंह से, आपका जो ऋषभ देव है, इनका बैल याद कर लीजिए। यहीं पर आपसे 22वें तीर्थंकर पूछ देता है, 23वें तीर्थंकर पूछ देता है, जैसे कि लास्ट के, क्योंकि आपके अंतिम तीर्थंकर महावीर महावीर जी रहे। आपके अगर 23वें पूछ ले तो इनका देखिए, विशेष करके इनका पूछा है, हमने पढ़ा इसको। तो इनका कई बार मैं टेस्ट दिया, टेक्स्ट बुक वगैरह पे, तो इनका जो है कई बार इनकी लेकर चर्चा किया वहाँ पे। पार्श्वनाथ की, जैन धर्म से इनको लेकर पूछा को क्वेश्चन,
और आपके ऋषभदेव को और महावीर को। महावीर जिसमें और जिसने पार्श्वनाथ को, दो लोगों को ज्यादा वो टच किया। अगर हम जैन धर्म को देखें, वहां पे आपको हमको हमने इनके बारे में देखा तो हमको मिला जो पार्श्वनाथ आपके हैं, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ हैं, ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर होते हैं। और 23वें तीर्थंकर होने के साथ साथ ये जो है आपके, इनसे भी क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ये कहाँ के निवासी थे, ये कहाँ के राजा के लड़के थे। अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें तो आपके यह बनारस से संबंधित है। पार्श्वनाथ बनारस के राजा, बनारस के राजकुमार थे। और इनका संबंध जो है कहीं ना कहीं बनारस से है। तो इनको लेकर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा, निम्न में से ऐसे कौन से जैन धर्म से संबंधित आपके तीर्थंकर हुए जिनका संबंध बनारस से था। बनारस से था, तो इसमें आपके पार्श्वनाथ मिलेंगे। तो पार्श्वनाथ मिलने के साथ साथ ही आपसे अगर इससे क्वेश्चन की बात करें तो 23वें तीर्थंकर भी होते हैं आपके पार्श्वनाथ। चलिए, अगर हम वहीं पर आपसे दूसरे तीर्थंकर की बात करें, या दूसरे तीर्थंकर को पूछा उसके बाद, अजितनाथ, अजितनाथ को देख पूछा, अजितनाथ ये आपके जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए, दूसरे तीर्थंकर हुए अजितनाथ। अच्छा, यहाँ से आपकी बीएड में क्वेश्चन पूछा था, बीएड इंटर में क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है। बौद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछा था, त्रिरत्न। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न के साथ साथ आप लोग जैन धर्म के त्रिरत्न बता दीजिए। अगर हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो वहां पे आपको मिलता है बुद्धम शरणम गच्छामि। आप लोग देखते हैं जब भी वहां पे कोई कोई प्रोग्राम होता है तो आपका इतना बोला जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम गच्छामि। और संघम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम, बुद्ध की शरण में जाइए, धम्म की शरण में जाइए, संघ की शरण में आइए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म, संघ आपके त्रिरत्न की बात करें अगर बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपके यही हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, इसके त्रिरत्न है। वहीं पे आपसे यही आपके बीएड एंट्रेंस में यही पूछा गया था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आपके यही हैं। अगर वहीं पर आपसे जैन धर्म के त्रिरत्न से पूछे तो जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। आवाज मिल रही है ना बराबर? नहीं तो बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ा सा बनी है जिससे बार बार कंफ्यूजन हो रहा है कि आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जैन धर्म के तीरत्न, हेलो, मिल आवाज रही मिल रही है कि है। नहीं मिल रही है? चलिए, मिल रही है तो सर। अगर जैन धर्म के तीरत्न की बात करें, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। यहीं पर एक क्वेश्चन ने पूछा था, पूछा हमसे कि आपका जैन धर्म के विफल होने का कारण क्या था, मुख्य कारण पूछा। तो वहां पे जो उसका, इसका विफल होने का अहिंसा को लेकर था। ये जो आपका जैन धर्म था ये इसका अहिंसा से काफी जो है, इसका जो विरोध करते थे, जो अहिंसा की बात थी, बहुत सख्ती से इसका पालन किया जाता था अहिंसा को। इसी में आपको एक देखने को मिलता है, जो किसान की फसल थी, क्योंकि किसान है, फसल को उगाएगा, उसमें कीड़े लगेंगे, उसके लिए कीटनाशक का प्रयोग करेगा, उसको मारने के लिए प्रयोग करेगा, तभी तो फसल आपकी होगी। तो किसान जब ऐसा करते थे अपनी फसल को मारने, उसमें जो कीड़े लगे उसको मारने के लिए हमारी फसल अच्छी हो,
तो इस प्रकार से जो अनाज का फसल का उत्पादन होता था, उस फसल को पाप कहा जाता था आपके जैन धर्म में, कि जो किसान अपनी फसलों को अच्छी पैदावार के लिए, अपनी फसल को प्राप्त करने के लिए कीटनाशक का कीटों को मारने के उपाय प्रबंध करते थे, उनकी फसलों को पाप कहा जाता था। यानी कि इसकी जो विफलता का जो मुख्य कारण था जैन धर्म के, इसमें आपकी अहिंसा था। यहीं से विफल होता है, क्योंकि इसका पालन करना बहुत संभव नहीं है। आप फसल उगाएंगे, फिर लेंगे, आपके लिए उपचार के लिए दवा डालना पड़ेगा। तो इसके विफलता का मुख्य कारण वही है, और फसल को पाप कहा जाता था। और इसमें अहिंसा को बहुत सख्ती से पालन किया जाता था। और इसके साथ ही साथ आपके जैन धर्म में एक इम्पोर्टेंट हमको मिला कि इसमें भी जाति का जाति व्यवस्था का काफी विरोध किया जाता था। जो भी आपका जैन धर्म था, जैन धर्म में आपके जाति व्यवस्था जो है, जो आप लोग देखते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जो भी जाति व्यवस्था थी, इसका काफी विरोध होता था आपके जैन धर्म में से। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन और मिला, जो अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, यह किसके द्वारा बताया गया? अहिंसा परमो धर्म मतलब कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यह किसके द्वारा यह कथन कहा गया, किसके द्वारा बताया गया? तो उसमें आपका नाम आता है महावीर। महावीर महावीर के द्वारा बताया गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम इनसे महावीर, क्योंकि इसकी वास्तविक संस्था को महावीर को माना जाता है, और उसके साथ साथ ये इसके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर होते हैं। और अगर हम लोग जैन धर्म पढ़ते हैं तो बोलते हैं, किसे समझ, तो हम लोग जवाब होता है महावीर से। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बता दीजिए। वास्तविक नाम इनका क्या था? वर्धमान। इनका नाम, वास्तविक नाम वर्धमान था। अगर इनके हम पिता की बात करें, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, एकदम हूबहू काफी मिलता है। इनके अगर हम वास्तविक नाम की बात करें, इनके पिता की बात करें, तो आपके गौतम बुद्ध से कहीं ना कहीं एकदम संबंधित मिलते हैं। अब जैसे इनका नाम जो है वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, उसी तरह इसको गौतम बुद्ध से जोड़ सकते हैं। इनकी माता का नाम कृष्णा मिलता है, पत्नी का नाम यशोदा मिलता है। अगर इनकी हम जन्म स्थान की बात करें, तो इनका जन्म जो है वैशाली में होता है। वैशाली कहाँ पर है? आपके बिहार में है। और इनका जन्म कब होता है? 540, 540 ईसा पूर्व है। ईसा मसीह के जन्म के 540 वर्ष पहले इनका जन्म होता है वैशाली में, जो कि बिहार वर्तमान है। और इनका जो पहला उपदेश ये कहाँ देते हैं, तो आपका पहला उपदेश की बात करें तो पावापुरी में देते हैं, और 11 शिष्यों के साथ देते हैं। पावापुरी कहाँ पे है? तो आपका पावापुरी भी बिहार में है। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 72, चलिए पहला उपदेश हो गया। इसके पहले इनकी अगर पुत्री की बात करें, तो इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी, और इनके दामाद थे जमाली, दामाद जमाली थे, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका जो जीवन काल था वो 72 वर्ष का था। और पावापुरी बिहार में ही 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो महाबाई की शिक्षा है उसको चंद्रबाला के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहीं से आपको पता है कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य था, लास्ट में जौन जैन धर्म को अपनाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म की जो भिक्षा लेने की बात आती है, वह भद्रबाहु नामक जैन संत से बौद्ध धर्म की भिक्षा लेता है। कहीं न कहीं इसको भी याद रखना होगा। और आपको एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है? उस नदी का नाम है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की अवस्था में। और आपका अगर हम बात करें
जाम्बिका ग्राम, गांव का नाम है जाम्बिका ग्राम। साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विशेष करके यहाँ से आपका पूछता है, अगर ग्राम की बात पूछे, जाम्बिका ग्राम और ऋजुपालिका नदी, ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट हो गए। आपका जैन शब्द जीना से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। और जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह आपका आगम है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आपका आगम है। और इसी प्रकार से आपके पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आपका अवेस जेद अवेस्ता है। जेद अवेस्ता है, यह आपके पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भागवत गीता है। अगर वहीं पर हमने उसके पार्श्वनाथ की बात किया था, जो कि वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे, तो ये जो है वाराणसी के राजा थे। इनके पिता का नाम अशुसेन था, जबकि इनकी माता का नाम ग्वामा था। और आप लोग जैन धर्म को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दो मिलते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर का संबंध स्थूलभद्र से है, दिगंबर का संबंध भद्रबाहु से है। दिगंबर मतलब जो दिशाओं को अपना अंग मानता हो, अर्थात नंगा रहता हो, कपड़े का धारण ना करता हो। जो आप लोग देखते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे, जो देखते हैं कि जो भी लड़का हमारे समाज में, जो भी व्यक्ति इस तरह से रहता है, तो हम लोग कहते हैं कितना भद्दा है, यह काम कितना भद्दा, कितना भद्दा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इससे आप लोग भद्रभाव कर लीजिए। श्वेतांबर, तो उसके स्थूल भद्र थे। स्थूल मतलब कि धूल के कण, आप लोग देखते हैं जो सफेद कपड़ा होता है उस पे धूल के कण, यानी कि वह जल्दी गंदा होता है, धूल के कण जल्दी जमते हैं, धूल के कण जल्दी दिखाई देते हैं। तो श्वेतांबर, स्थूल भद्र, दिगंबर, भद्रबाहु। चलिए इसी के साथ हम अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। और चलिए आपका दिन मंगलमय हो।